नमस्कार, मैं हूं आदित्य राजपूत और आप देख रहे हैं दी न्यूज़ टाइम। आज हम यूपी सरकार द्वारा लाए जा रहे जनसंख्या नियंत्रण कानून पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। आपको इनसे जुड़ी तमाम बारीकियों से रूबरू कराएंगे और बताएंगे कि सरकार किस तरह का ड्राफ्ट तैयार की है। तो आप बने रहें हमारे साथ। 2022 में यूपी विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और सरकार इस तरह के बिल ला रही है। ठीक उससे पहले तो कई विपक्षी पार्टियां सरकार की मंशा और किसी एक समुदाय विशेष को टारगेट करने का आरोप लगा रही है। लेकिन क्या देश की जनसंख्या जिस तरीके से बेतहाशा दर से बढ़ रही है, क्या इस पर सख्त कानून लाने की ज़रूरत नहीं है? क्या राज्य को ये अधिकार नहीं है? कई ऐसे सवाल हैं जो मुहबाए सरकार और देश के सामने जनसंख्या से जुड़े मुद्दों को लेकर खड़ी है। इस बिल के ड्राफ्ट में आखिर ऐसा क्या है जिस पर इतना बवाल मचा हुआ है? तो चलिए पहले ये जान लेते हैं। इसमें 2 से ज़्यादा बच्चों वाले लोगों के पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाएगी। उन्हें सरकारी नौकरी और सरकारी सब्सिडी भी नहीं मिलेगी, लेकिन उन पर कोई सख्त सजा का प्रावधान नहीं है। 2027 में भारत विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। तो क्या इस तरह की स्थिति से पहले राज्य सरकार और केंद्र की सरकार कोई सख्त कानून नहीं ला सकती? क्या देश के हित में ये कानून नहीं है? इस पर कई ऐसे सवाल भी उठ रहे हैं सरकार की मंशा पर। जब देश आज़ाद हुआ था तो देश की महज आबादी 36 करोड़ की थी, लेकिन अब देश की आबादी 136 करोड़ के आसपास आ चुकी है। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में हर साल 2 करोड़ 40 लाख बच्चे पैदा होते हैं और 88 लाख लोगों की मौत होती है, यानी हर साल आबादी में 1.5 करोड़ का इजाफा हो रहा है। तो चलिए यूपी सरकार द्वारा लाए बिल के ड्राफ्ट को ज़रा बारीकी से समझते हैं। 2 बच्चों से ज़्यादा वाले व्यक्ति स्थानीय निकाय का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। 2 बच्चों से ज़्यादा वाले व्यक्ति को सब्सिडी वाली सुविधाओं का फ़ायदा नहीं मिलेगा। जो यूपी सरकार की जनसंख्या नीति का पालन नहीं करेगा उसे प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा। जो लोग जनसंख्या नीति का पालन करेंगे उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। ज़रा प्रोत्साहन के बारे में समझ लेते हैं। अगर कोई सरकारी नौकरी में है तो उसे अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी जाएगी। उसके पेंशन प्लान में सरकार का कंट्रीब्यूशन 3% बढ़ेगा। प्राधिकरण के मकान और प्लांट के आवंटन में उसे वरीयता दी जाएगी। बच्चों की शिक्षा चिकित्सा निःशुल्क होगा। इस तरह की कई सुविधाएं दी जाएगी। परिवार नियोजन के तरीके अपनाने वालों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। जैसे सरकारी BPL परिवार एक बच्चे के बाद नसबंदी करा लेता है तो उसे 1 लाख रुपए एक मुश्त दिया जाएगा। ग्रेजुएशन तक बच्चे की पढ़ाई और इलाज की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। बच्चों को मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसे कोर्सों से दाखिले के दौरान वरीयता दी जाएगी। एक ही संतान होने पर प्रोत्साहन ज़्यादा दिया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि इसमें दंड का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन विपक्ष है कि सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, क्योंकि 2022 में यूपी विधानसभा का चुनाव है और कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ पार्टियां हों या विपक्षी पार्टियां, उन्हें अपने अपने वोट बैंक की चिंता ज़रूर सता रही है। जहां विपक्ष को लग रहा है कि इन मुद्दों को उठाकर वो मुस्लिमों का वोट हासिल कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार की सेकुलर छवि पर भी असर पड़ सकता है। अगर कोई भी इस कानून का पालन नहीं करता है तो उन्हें दंड देने का कोई किसी तरह का प्रावधान इसमें नहीं किया गया है। आप यूँ समझ लें कि सिर्फ उन्हें जो सरकार द्वारा तय किए गए प्रोत्साहन की राशि या सरकारी सुविधाएं हैं या चुनाव लड़ने का जो अधिकार है, सिर्फ उससे वंचित करने का प्रावधान है। भारत में जनसंख्या कानून पर बहुत बार चर्चा होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सेकुलर पार्टियां खुद को बताती हैं, उन्हें सिर्फ इस बात का डर सताता है किसी एक समुदाय विशेष को इससे नुकसान ना हो जाए, और शायद आज तक देश में कोई कड़ा कानून इसीलिए नहीं बन पाया। वहीं सत्तारूढ़ पार्टियां यानी बीजेपी और उसके सहयोगी दल कहीं ना कहीं
देश की जनसंख्या वृद्धि में मुस्लिमों का ज़्यादा योगदान मानते हैं। तो ज़रा इसे भी समझ लेते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, शॉर्ट में कहें तो NFHS, इसके 2004 और 5 के आंकड़े के मुताबिक मुस्लिमों में प्रजनन दर 3.4 थी। इसको थोड़ा और सरल करके बताएं तो औसतन हर 10 मुस्लिम महिलाएं 34 बच्चों को जन्म देती थी। हिंदुओं में जहां 2004 और 5 में प्रजनन दर 2.6% थी, यानी 10 महिलाओं के 6 बच्चे, यानी हिंदुओं के बजाय मुस्लिमों में प्रजनन दर 30.8% ज़्यादा है। आसान गणित लगाएं तो हर 10 महिलाओं पर हिंदुओं के बजाय मुस्लिम में 10 बच्चे ज़्यादा पैदा होते थे। 2015-16 में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने धर्म के आधार पर प्रजनन दर के आंकड़े दिए। इसके मुताबिक हिंदुओं में प्रजनन दर 2.6 से घटकर 2.1 रह गई है, यानी 2004 और 5 में 10 हिंदू महिलाएं औसतन 26 बच्चे पैदा करती थीं, तो 2015-16 में 10 महिलाएं 21 बच्चे ही पैदा करती थी, यानी औसतन हर महिलाओं से 2 बच्चे। अब मुस्लिमों की बात करते हैं। मुस्लिमों में प्रजनन दर 3.4 से घटकर 2.6% हो गई है, यानी 4 और 5 में अगर हर 10 मुस्लिम महिलाओं के 34 बच्चे होते थे तो 2015 और 16 में घटकर ये संख्या 26 हो गई। तो इन आंकड़ों से क्या नतीजा निकलता है? ये कि हिंदू और मुस्लिम दोनों में प्रजनन दर घट रही है। मुस्लिमों में अभी भी हिंदुओं से ज़्यादा प्रजनन दर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। 2004 और 5 में हिंदू महिलाओं से मुस्लिम महिलाओं की प्रजनन दर 30.8% ज़्यादा थी, यानी 2015-16 में ये गैप घटकर 23.8% हो गया। और इस घटने और बढ़ने का एक पैटर्न रहा है। आज़ादी के वक्त हिंदुओं और मुस्लिमों की प्रजनन दर में सिर्फ 10% का फ़र्क था। उस वक्त दोनों समुदायों में ज़्यादा बच्चे पैदा करने का चलन था। 1970 के दशक में सरकार की सख्ती के बाद हिंदुओं में प्रजनन दर की प्रतिशत में कमी आई और वो लगातार घटता चला गया और मुस्लिम और हिंदुओं वाला गैप बढ़ता चला गया। 1992 और 1993 में ये गैप 33% का था। इसके बाद से कम हो रहा है और लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से 23.8% का है, जैसा हमने पहले बताया। अब हम उस पहलू पर आते हैं कि ज़्यादा बच्चा पैदा करने के नुकसान जब इतने सालों से बताए जा रहे हैं तो लोग मान क्यों नहीं रहे हैं, यानी सरकार के कम्युनिकेशन में कहाँ दिक्कत आती है। 1950 के दशकों से ही केंद्र की सरकार ने आबादी कंट्रोल के लिए कई तरह के कार्यक्रम चलाए, लेकिन उसके बावजूद भी देश में जनसंख्या नियंत्रण पर हम किसी तरह का लगाम नहीं लगा सके। सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को लगातार चलाया, लेकिन उसके फ़ायदे जिस तरीके से या नतीजे निकलने चाहिए थे वो नहीं निकल पाए। सरकार के द्वारा चलाए जा रहे परिवार नियोजन कार्यक्रम में कई तरह की भ्रांतियां हैं। नसबंदी को लेकर डर है, गर्भ निरोधक गोलियों का लेकर कई तरह का उनके मन में डर और वहम है, और कई जगह बच्चा पैदा करने को धार्मिक मान्यताओं से भी जोड़ा जाता है। तो अगर कोई सख्त कानून लाया जाए तो सरकार लोगों को कैसे आबादी के नियंत्रण के लिए मनाए? सरकार के स्तर पर और समाज के स्तर पर क्या होना चाहिए? अब तक चलाए जा रहे परिवार नियोजन कार्यक्रम को जिस तरह से सफल होना चाहिए था उस तरीके से वो भारत में सफल नहीं हुआ है, और कहीं ना कहीं राज्य सरकार और केंद्र की सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो राज्य और देश के हितों को ध्यान में रखकर कानून बनाए। इस पर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर अवगत करें।